वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर सेना का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि कराची पोर्ट पर हमला करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार थी। यानी कि सिर्फ इशारा मिलने की देर थी और कराची पोर्ट को तबाह किया जा सकता था। भारतीय सेना ने खुद इस बात का खुलासा किया है और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स का भी एक ट्वीट आया था, जिसमें यह बताया गया है कि ऑपरेशंस आर स्टिल ऑन गोइंग, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर सेना का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि कराची पोर्ट पर हमला करने के लिए सेना पूरी तरीके से तैयार थी और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सेना लगातार अपना ऑपरेशन चला रही है और इन सब के बीच बड़ी खबर यह कि कराची पोर्ट को भी तबाह किया जा सकता था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता, मेरे साथ है मेरी सहयोगी शबनम। शबनम, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि कराची पोर्ट को तबाह किया जा सकता था। यह कितना खतरनाक होता पाकिस्तान के लिए? अगर कराची पोर्ट पर नम्रता हमला बोल दिया जाता तो पाकिस्तान पूरी तरह तबाह हो जाता, क्योंकि रणनीतिक आर्थिक लिहाज से पाकिस्तान कहीं का नहीं बचता। कराची पोर्ट ही एक ऐसा पोर्ट है जिसके जरिए 60% से ज्यादा व्यापार पाकिस्तान कर पाता है समुद्री रास्ते के जरिए। अगर उस पोर्ट पर भारतीय सेना हमला बोल देती, एक इशारा मोदी सरकार की तरफ से सेना को मिल जाता, तो पाकिस्तान में तबाही आ जाती। जो इस तरीके से अभी तक तो पाकिस्तान जो है गीदड़ भभकी दे रहा है, युद्ध रोकने के लिए सीज फायर लागू कर दिया, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन लगातार कर रहा है। पंजाब बॉर्डर हो, गुजरात बॉर्डर हो, राजस्थान बॉर्डर हो या फिर जम्मू कश्मीर का बॉर्डर, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन कर भारत को चुनौती देने का काम किया जा रहा है। लेकिन भारतीय सेना भी उसी तरीके से पाकिस्तान को जवाब देने का काम कर रही है। यहां एक बात और समझिए नम्रता, कि लाहौर और कराची में लगभग जब हमने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी तो मिसाइलें दाग दी गई थी। सिर्फ 1-2 मिसाइल से ही पाकिस्तान में इतना हड़कंप मच गया था, उनकी सेना जो है वो घुटनों पर आ गई थी। असीम मुनीर यूएस फोन घुमाने बैठ गए थे, चाइना फोन घुमाने बैठ गए थे, टर्की से बात कर रहे थे। उनको यह लग रहा था कि अगर भारतीय सेना पाकिस्तान में, उनकी कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में घुस जाएगी तो तबाही आ जाएगी। ना पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से कोई रोक पाएगा और ना ही पाकिस्तान में जो ये अभी तो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो रहा है, शायद वो भी नहीं मिल पाती अगर कराची पोर्ट पर हमला बोल दिया। और ये हाल तो शबनम तब है जब हम डिफेंसिव मोड में हैं। अटैकिंग मोड में होते तो इनका क्या हाल होता? बिल्कुल नम्रता, अटैकिंग मोड में होते तो शायद पाकिस्तान में जो बोलने वाले जितने भी असीम मुनीर के जो पीछे गुर्गे खड़े हुए हैं, वो शहबाज शरीफ के जो मंत्री हैं, वो लगातार जिस तरीके की गीदड़ भभकी दे रहे हैं, आसिफ ख्वाजा, इतना सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन उन्हें अकल नहीं आ रही। बार बार ये कहते हैं कि हम भारत को उसी मोड में जवाब देंगे, लेकिन भारत साफ कह रहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है हमारा वो चालू है। अगर आप हिमाकत करोगे तो और बड़ा हमला भारत की तरफ से बोल दिया जाएगा और इसी का नतीजा है कि 8 सैन्य ठिकाने जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं, क्योंकि ये वो सैन्य ठिकाने थे जहां से पाकिस्तान अपने रणनीतिक लिहाज से काफी कुछ प्लानिंग कर रहा था। और बात अगर कराची पोर्ट की करें नम्रता, तो ये 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया था, तो उस दौरान कराची पोर्ट पर हमला बोला गया था और भारी तबाही पाकिस्तान को झेलनी पड़ी थी। उस तबाही के जख्म अभी तक पाकिस्तान नहीं भर पाया है और एक बार फिर वो इसी मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है कि भारत अगला कदम उठाए और वो तबाही झेले। अब बता दें कि काशी बंदरगाह जो है वो आर्थिक और रणनीतिक रूप से जो है बहुत महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए। अगर ये तबाह हो जाता तो पाकिस्तान आर्थिक और रणनीतिक रूप से बिल्कुल कंगाल हो जाता। इसे पाकिस्तान की जीवन रेखा माना जाता है और इसके महत्व का अंदाजा जो है इस बात से ही लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान के 60% से अधिक समुद्री व्यापार को संभालता है। अब आप सोचिए, कराची बंदरगाह दक्षिण एशिया का सबसे बड़े व्यापारतम गहरे पानी के पोर्ट्स में से एक है। रणनीतिक रूप से भी ये बंदरगाह एक अहम स्थान पर स्थित है और ये जो है शिपिंग मार्गों के काफी करीब है और यहां से मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए समुद्री व्यापार के लिए प्रवेश द्वार कम करता है। यानी कि करीब 11.5 किलोमीटर लंबे नेविगेशन चैनल और 12.2 मीटर गहराई वाले इस पोर्ट पर हर साल करीब
1600 जहाज आते जाते हैं। आप सोचिए नम्रता, 1600 जहाज का आना जाना कितने बड़े लेवल पर व्यापार होता है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी जुड़ा हुआ है। चीन का जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहा है वो कॉरिडोर भी कहीं ना कहीं इस पोर्ट से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसे में ये तबाह हो जाता तो चीन के साथ जो डील हुई हुई है पाकिस्तान की, जो वहां प्रोजेक्ट पर चीन काम कर रहा है, वो भी तबाह हो जाता। चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता। और जाहिर सी बात है, चीन को नुकसान होता तो चीन जितनी दोस्ती अभी दिखा रहा है पाकिस्तान की, वो 1 मिनट नहीं लगाता पाकिस्तान से कदम खींचने में। नम्रता, और देखिए, ये जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, ये कोई हवाई खबरें नहीं हैं, क्योंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन जो कि DGNO है, वाइस एडमिरल AN प्रमोद का बाकायदा एक बयान है जो रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें उन्होंने बताया है कि भारतीय नौसेना 9 मई की रात पाकिस्तान की समुद्री सीमा में मतलब उसके जो सैन्य ठिकाने हैं, कराची बंदरगाह है, उसकी जमीन पर जो कुछ और टारगेट रखे गए थे, उन सब पर मिसाइल दागने के लिए, उनको तबाह करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। वो तो इशारा मिलने की देर थी कि भाई आला अधिकारियों से इशारा मिल जाए, प्रधानमंत्री से बार बार जो मीटिंगों का दौर चल रहा है वहां से कोई इशारा मिल जाए, लेकिन भारत डिफेंसिव मोड में नजर आया है, अटैकिंग मोड में। बार बार इस बात को कह रही हूं कि अगर अटैकिंग मोड में आता तो कैसे छक्के छुड़ा दिए जाते, ये हम सब समझ रहे हैं। सिर्फ यहाँ सेना तैयार ही नहीं थी, वो पॉइंट भी उन्होंने चिन्हित कर लिए थे जहां पर मिसाइलें दागनी थी, जहां पर अपनी पनडुब्बियों का इस्तेमाल करना था, जहां पर सारे हथियार इस्तेमाल करने थे। लेकिन सिर्फ इशारा मिलने की देरी थी। इशारा इसलिए नहीं मिला, समुद्री रास्ते पर इसलिए भारत ने हमला नहीं बोला क्योंकि वहां जो है पाकिस्तान ने शांति बनाए रखी थी, वहां से कोई हिमाकत करने की कोशिश नहीं की। अगर पाकिस्तान जो है समुद्री रास्ते से हल्का भी कदम बढ़ाता तो पाकिस्तान जो है वहां तबाही मचा देता। एक आर्थिक मोर्चे पर कैसे अगर कराची पोर्ट तबाह हो जाता तो कैसे नुकसान पाकिस्तान को पहुंचता, ये भी दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल कराची बंदरगाह जो है सीमा शुल्क, टैरिफ और अन्य शुल्कों के माध्यम से पाकिस्तान सरकार के लिए खूब राजस्व पैदा करता है। ये लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां जैसे डाक वर्कर्स, लॉजिस्टिक, शिपिंग भी देता है। पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों, खासकर तेल और LNG का आयात ज्यादातर कराची पोर्ट के माध्यम से ही करता है। अगर कराची पोर्ट तबाह हो जाता तो पाकिस्तान में ऊर्जा संकट पैदा हो जाता। सोचिए, अभी तक तो पानी रोकने से तबाही आ रही थी, पानी रोकने से पाकिस्तान इस कदर प्यास से घुटने लगा था कि हमें भारत ने पानी रोककर गलत किया है, धमकियां दी जाने लगी थी। अब ऊर्जा क्षेत्र में भी पाकिस्तान पर तबाही आती तो पाकिस्तान के पास क्या ही बच जाता। नम्रता, एक खबर और ये मिल रही है कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, ये भी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। इसको लेके कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की गई जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठे हुए थे और उन्होंने बारीकी से बताया कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो किन ठिकानों को निशाना बनाया गया, किन जगहों को चिन्हित कर मिसाइलें दागी गई और कितने लोग वहां मारे गए। सेना की तरफ से यह भी बताया गया कि 100 से ज्यादा जो आतंकी हैं वो तो मारे ही गए, कितने वहां के जो आतंक को पनाह देने वाले लोग जो सपोर्टर बन रहे थे, जो सैनिक थे जैसे पाकिस्तान के, वो भी इस हमले में मारे गए। नम्रता, ये पूरी जानकारी दी गई है और ये भी बताया गया है कि जो मिसाइलें हमारी तरफ से दागी गई वो किसी नॉर्मल आम लोगों पर या रिहायशी इलाकों पर नहीं दागी गई, ये बल्कि उन इलाकों में दागी गई जहां पर आतंकियों के ठिकाने थे, जैसे कि मदरसे, बहुत से मरकज ऐसे बनाए गए थे जहां पर आतंकियों की ट्रेनिंग हो रही थी, जहां नए नए युवाओं को तैयार किया जा रहा था कि कैसे आतंकी पाठ उन्हें पढ़ाकर दूसरे देशों में आतंकी धमाकों के लिए उन्हें भेजा जाए। उन ठिकानों को चिन्हित किया गया। जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की तरफ से हुई थी, सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बताया था कि हमने किसी भी ना तो सेना को यहां पर टारगेट किया है, ना वहां के स्थानीय लोगों को टारगेट किया है, बल्कि हमने उन जगहों को टारगेट किया है जहां आतंकी जो है अपने कैंप चला रहे थे और पाठशालाएं दे रहे थे आतंकी, और पाकिस्तान जो है वो गलत झूठी खबरें फैलाकर भारत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। और मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा है उसी के साथ दर्शकों को छोड़कर चले जाते हैं। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the joint operation plan of the Indian Defence Forces. You may be aware
that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. The aim was to revalidate our crew, armament, equipment, and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units. In effect, we had and continue to have good battle space transparency using our maritime domain awareness grid. As you are aware, our response has been measured, proportionate, non-escalatory, and responsible from day one. Accordingly, the calibrated approach considered all options, including the ability of the Indian Navy for offensive action from and at sea. As part of this escalation control mechanism, the application of force by the Navy was planned in a synchronized manner in coordination with the Army and Air Force, the highlight being teams from the three services working closely in an integrated manner. Along with the kinetic actions by the Indian Army and Indian Air Force, the overwhelming operational edge of Indian Navy at sea contributed towards Pakistan's urgent request for a ceasefire yesterday. As we speak, Indian Navy remains deployed at sea in a credible deterrent posture to respond decisively to any inimical action